बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटेशन फ़िज़िक्स का, जिसमें हम कुछ अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमारे जो कंटेंट्स हैं आज हम नया कुछ डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। उसके बाद हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स हैं कुछ जो हमने अपने प्रोग्राम्स में ऐड करनी है आज, जिसमें कुछ हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स, मल्टीपल इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ़ एल्स, और साथ ही साथ उनके प्रोग्राम्स भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ हम पिछला जो लेक्चर उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, कुछ रिमाइंड कर लेते हैं टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस की थी, जिसमें कुछ सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर्स हमने इस्तेमाल किए थे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम्स किस तरह से आप बनाते हैं, उनको कैसे कंपाइल करते हैं और किस तरह से उनको आप जो है रन या एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस की थी वो हमारे वेरिएबल्स थे, कि हमने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज़ करना सीखा था कि वेरिएबल्स आप किस तरह से यूज़ करते हैं फॉर इनपुट डाटा एंड फॉर डिस्प्लेइंग द कंप्यूटेशन रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरिएबल्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए, समझ लिए। आज हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसा कि इसका नाम से ज़ाहिर है, ये आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट होती है या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि आपके प्रोग्राम की फ़्लो को चेंज कर देती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी आप कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं कि आपकी जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, जो फ़्लो है, जो सीक्वेंस है, उसको आप किसी भी टाइम पे मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो इस लिहाज से हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड फंक्शन कॉल। ये स्टेप बाय स्टेप हम अपने लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बेसिकली हमने ये आज डिस्कस करने हैं, इसमें इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर्स हमने पहले भी पढ़ा है। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है हमारे पास, ऑपरेटर्स हमारे पास वो सिंबल्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, इक्वेशंस में। और आपके पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं बेसिकली वो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इसमें आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं होती हैं, जैसे नॉर्मली हम करते हैं 2 + 3 या 5 × 9, तो आपके पास कोई एक्यूरेट रिज़ल्ट वैल्यू आती है। जबकि इसमें आपके पास जो है वो वैल्यूज़ एज ए रिज़ल्ट आपके पास नहीं आती हैं, बल्कि आपके पास जस्ट आपके पास जो है वो ट्रू और फॉल्स की शेप में रिज़ल्ट्स आते हैं। आप कंपैरिजंस परफॉर्म करते हैं। और डिफरेंट जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, वो आपके पास हैं ग्रेटर देन, सिंबल इसका ये है आपके पास ग्रेटर देन साइन। इसके बाद लेस देन, इक्वल टू के लिए आप डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लेस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह से लेस देन, इक्वल टू एंड देन नॉट इक्वल टू। तो आपके जो कंपैरिजंस बेसिकली होते हैं, जो आपने परफॉर्म करने होते हैं, दो वैल्यूज़ को, दो सिचुएशंस को, दो कंडीशंस को आपने कंपेयर करना होता है। तो कंपैरिजन में बेसिकली आप चेक कर रहे होते हैं कि आया आपस दो जो वैल्यूज़ हैं वो आया एक दूसरे के बराबर हैं, या एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है, या एक वैल्यू दूसरे से छोटी है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है आपके पास ट्रू और फॉल्स की शेप में आता है। यानी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती, बल्कि आपके पास जस्ट ट्रू और फॉल्स, येस और नो की शेप में आपके पास आंसर्स या रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल पे मौजूद है कि a इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमने चेक करना है कि a अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है तो उसकी जो वैल्यू है क्या वो 5 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा अगर बाकी a की वैल्यू बड़ी है, और इसी तरह से इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा अगर a की वैल्यू जो है वो स्मॉल आती है। इस तरह से b इज़ लेस देन 20, इसमें भी आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू और फॉल्स की शेप में ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट जिनके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, वो बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, या आपके रिलेशन स्टेटमेंट्स भी वो कहलाती हैं। यानी जिन भी स्टेटमेंट्स में आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये जितनी भी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, इसमें से जो भी आप ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास जो स्टेटमेंट्स होंगे या एक्सप्रेशंस होंगे वो आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, हम इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं या सीखे हैं वो सारे के सारे आपके एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और वो जितना भी आपके पास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप
टाइप कर रहे होते हैं कोड को, अपने जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम डेवसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल्स बनाए ABC के नाम से और उनकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, फिर हमने उनमें बारी बारी वैल्यू स्टोर करवाई। तो आपका जो कंपाइलर बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हर स्टेटमेंट को एज इट इज़ ही एग्जीक्यूट करता है जैसे आपने उसको रिटर्न फॉर्म में दिया होता है। जैसे सबसे पहले वो तीनों को क्रिएट करेगा, उसके बाद पहले वो A में वैल्यू स्टोर करवाएगा, फिर B में करवाएगा एंड देन वो C में स्टोर करवाता है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट जैसे हमने दी हुई कि हमने डिस्प्ले करवानी है A की वैल्यू, तो वो A की वैल्यू डिस्प्ले करवाता है। फिर हम B की वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो इसी सीक्वेंस में उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवाता है। सबसे लास्ट में हमने C की वैल्यू डिस्प्ले करवाई तो सबसे लास्ट पे ही हमें जो है वो रिजल्ट जो है ना स्क्रीन पर नज़र आता है। तो जिस तरह से आपने तरतीब से स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं प्रोग्राम में, कोड आप टाइप करते हैं, एज इट इज़ अगर उसको वो एग्जीक्यूट करता है और एज इट इज़ आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं, तो ये आपके पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, सिंपल है। आप एज इट इज़ जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आपका जो है वो रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं। और इसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि सीक्वेंस आप खुद मेंटेन करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको खुद ही सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे राइट करते हुए चेंज करना होगा, कंप्यूटर या कंपाइलर इसको चेंज नहीं करता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके पास, यानी आपके प्रोग्राम्स बनाने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है आपके पास जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर अगर आप नाम पे फोकस करें तो आप आसानी देख सकते हैं कि इससे मुराद हमारे पास है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी चूज़ करना है, चॉइस करनी है आपने। मल्टीपल आपके पास जो है वो ऑप्शंस हों, आप उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो आपके पास बेसिकली सिलेक्शन होगी या आपके पास चॉइस होगी। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर या सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो कि आपको चॉइस करने में हेल्प करती हैं। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में आपके पास प्रोग्राम के अंदर दो डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज मौजूद होंगी स्टेटमेंट्स की, और आप किसी एक को जो है वो अप्लाई करते हैं या चूज़ करते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस मौजूद होती हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास प्रोग्राम्स जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपके पास डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आउटपुट्स या रिजल्ट स्क्रीन पर नज़र आ सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल अगर करते हैं प्रोग्राम में तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या सीक्वेंस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहें तो आपके पास अगर स्टूडेंट्स के जो है वो रिज़ल्ट्स मौजूद हों तो आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट जो है वो आउटपुट्स जो है वो जनरेट करनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स पास डिक्लेयर होंगे, कुछ फेल डिक्लेयर होंगे। आपके पास प्रोग्राम एक ही होगा लेकिन आपके पास जो रिज़ल्ट्स होंगे वो पास और फेल में से कोई भी हो सकते हैं, अल्टरनेटली आपको नज़र आएंगे। और ये डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स पर, यानी आप जो स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे उन मार्क्स को बेस बनाते हुए, मींस उस कंडीशन को आप इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में 2 ऑप्शंस रखेंगे। एक ऑप्शन होगी कि स्टूडेंट पास है और दूसरी ऑप्शन होगी कि स्टूडेंट फेल डिक्लेयर होंगे, और प्रोग्राम एक ही होगा लेकिन आपको डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स या आउटपुट्स नज़र आती हैं। इसको अगर हम अप्लाई करके देखें तो सबसे पहले अगर आप इसका फ़्लो चार्ट व्यू करें, स्टूडेंट्स फ़्लो चार्ट आपको याद होगा हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके ज़रिए आप अपने स्टेटमेंट को या अपने प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को ईजिली जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट में आपका जो प्रोग्राम है उसके फ़्लो में थोड़ा सा चेंज आता है कि एकदम से सामने कंडीशन आ जाती है। अब अगर कंडीशन सामने आती है तो कंपाइलर सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके रिज़ल्ट्स को चेक करता है। उसके रिज़ल्ट जैसे कि अभी बताया कि ट्रू और फॉल्स में से कोई एक आपके पास आएगा, तो अगर सपोज़ उसका ट्रू रिज़ल्ट आएगा तो ट्रू की बेस पर हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, हम उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और अगर सपोज़ उस कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास फॉल्स आता है तो फिर हम उस जो ब्रांच है ट्रू ब्रांच की तरफ हम मूव नहीं करते, हम फॉल्स की तरफ जो है मूव करते हैं। फॉल्स में अगर आप देखें तो हमारे पास सामने कुछ भी आउटपुट मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि अगर ट्रू होगा तो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट आपके सामने नहीं आएगी। ये सिंपलेस्ट आपके पास इफ़ स्टेटमेंट का जो है फॉर्मेट है। इसका अगर सिंटेक्स आप देखें तो सिंटेक्स हमारे पास बेसिकली इस तरह से है कि आपके पास इफ़ एक कीवर्ड होता है, आप वो यूज़ करते हैं। आप प्रोग्राम में जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन उसके बाद आप ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट में आप अपनी कंडीशन जो है वो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। और कंडीशन को सामने रखते हुए आपके पास नीचे सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड आपके पास या स्टेटमेंट्स आपके पास हैं जो आपकी
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर मौजूद होती हैं, ये आप उसमें मेंशन कर देते हैं। और इसमें वो सारी स्टेटमेंट्स आप लिख देते हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं इन द केस ऑफ ट्रू ऑफ द कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को या ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बल्कि इसको स्किप कर देगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि वो स्किप कर देता है और बाहर आ जाता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल में डिफाइन करना चाहें तो एग्जाम्पल में आपका जो भी स्टार्टिंग कोड होगा वो आप एज इट इज़ बनाएंगे। जैसे प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, आपने प्रोग्राम स्टार्ट लिया और जहाँ आपको चेक लगाना है, जहाँ पे आपने देखना है कि आया आपकी कंडीशन जो है वो किस तरह से आपको जो है वो आगे रिस्पॉन्स देती है, तो वहाँ पे आप देखें इफ़ स्टेटमेंट देन ब्रैकेट। और क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल की बात की कि जिसमें हम मार्क्स को चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो मार्क्स हमारे पास मौजूद होंगे, ऑब्वियसली वो वेरिएबल ही होगा हमारे पास, और हम उसमें चेक करेंगे कि मार्क्स आपके पास जो है वो आपकी जो लिमिट है, सपोज़ अगर हमारी लिमिट है कि पासिंग लिमिट हमारे पास 50 मार्क्स है, कि अगर आपके सब्जेक्ट में 50 मार्क्स हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे, तो हम उस लिमिट को 50 यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके स्टूडेंट का मार्क्स होंगे और यहाँ पे आपकी वो लिमिट है जिसको आप चेक कर रहे हैं, जिसके साथ आप उसको वेरीफाई करेंगे। और दरमियान में आपके पास रिलेशन ऑपरेटर्स आएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी अगर आपके स्टूडेंट्स मार्क्स जो है वो 50 के इक्वल हों या 50 से ग्रेटर देन है, दोनों सूरतों में हम उसको जो है वो सी आउट में क्या देंगे, पास डिक्लेयर करेंगे। तो सी आउट में हम वही मैसेज डिफाइन करेंगे जो हम उसको शो करना चाहते हैं, और उसके बाद आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें अगर सपोज मार्क्स आपके 50 से अबव हैं देन आपकी स्क्रीन पे पास नज़र आएगा लिखा हुआ मैसेज में, और अगर मार्क्स 50 से लेस देन है या उसके इक्वल नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली फॉल्स की ऑप्शन में आते हुए आप इस हिस्से को स्किप कर देंगे और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, जिसको हम बना के भी देख लेते हैं कि हमने स्टूडेंट से इनपुट मार्क्स लेने हैं, उसे इनपुट करवाएंगे मार्क्स उसके, और उसके बाद उसको हम अपने कंडीशन पे अप्लाई करते हुए चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है हमें पास डिस्प्ले करता है या नहीं डिस्प्ले करता है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, इसको बना के देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल हमारे पास, और उसी तरह से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब तक आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि हम प्रोग्राम अपना किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपने इसको होपफुली प्रैक्टिस किया होगा और आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हाँ जी, हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो भी अपने इनपुट मार्क्स देंगे, इनपुट करेंगे मार्क्स, वो ऑटोमेटिक उसमें बारी बारी स्टोर हो जाएंगे। और क्योंकि मार्क्स हैं आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं तो हम उसको इंटीजर ही देंगे उसकी डाटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नाम आपने मार्क्स रखा, और क्योंकि अभी आपने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल एम्प्टी है, उसमें किसी किस्म की आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं है, तो हमें वो यूज़र से या स्टूडेंट से लेनी होगी, जिसके लिए हम एक मैसेज उसको फॉरवर्ड करेंगे। जी, जैसे ये मैसेज फॉरवर्ड होगा ऑब्वियसली तो स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स एंटर करवाएगा, जो कि CN की मदद से वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जब वेरिएबल में मार्क्स आ गए तो अब यहाँ से हमारी जो है कंडीशन स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि उसने मार्क्स हमें क्या दिया। तो उसी तरह से हम लगाएंगे इफ़ कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, देन ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल, और वेरिएबल कंपैरिजन के लिए हम साथ में उसके जो है वो वैल्यू भी यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स, और उसी तरह से हमारे पास मैसेज, क्योंकि हमने कंडीशन ये लगाई है कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हैं, तो हमने क्या मैसेज देना है, तो ऑब्वियसली हम उसको पास डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से वाइंड अप हो जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया आपका कंडीशन का। यहाँ पे देखें ब्लॉक आपने कंडीशन का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हाँ, जिसके बाद हम इसे सेव करेंगे। आपको पता है सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करते हैं, फाइल का नेम मेंशन करेंगे। देखिए आपने फाइल का नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद आप इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एरर्स और वार्निंग्स आ जाएंगी। अगर कोई एरर और वार्निंग नहीं है, इट मीन्स आपका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब आपने इसको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप इसे रन या एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है जिस पे मैसेज आ रहा है एंटर योर मार्क्स। फॉर एग्जांपल हम मार्क्स एंटर कर देते हैं, और क्योंकि मैंने मार्क्स जो है वो 50
से ग्रेटर या 50 अबव 50 एंटर किए हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर आ रहा है यू आर पास। देखिए मैसेज आपके सामने आ रहा है। अच्छा, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार जो मैं इसमें मार्क्स एंटर करूँगी वो हम इंटेंशनली जो है ना वो 50 से लेस एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एंटर कर दिए और अब देखिए जब से मैं एंटर करूँगी तो आपके पास कोई मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यही देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट में जब आप कोई भी कंडीशन देते हैं, अप्लाई करते हैं, अगर उस कंडीशन का आंसर ट्रू आता है देन वो आपको शो करवाएगा या आपकी जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ वो कुछ भी अप्लाई नहीं करता, कुछ भी रिस्पांस आपको नहीं देता। तो देखें यहाँ पे लेस देन 50 दिए तो आपको किसी किस्म का कोई आउटपुट रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसे हम इफ़ स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। गो के हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया वो बहुत सक्सेसफुली हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन अगर आप उसमें देखें तो हमारे पास छोटी सी एक जो है ना उसमें उसका ड्रॉबैक हमने नोटिस किया, जिसमें ये था कि अगर स्टूडेंट अबव 50 मार्क्स ले रहा है देन तो वो पास डिक्लेयर हो रहा है, और अगर वो लेस देन 50 जो है उसके मार्क्स हैं तो उसको किसी किस्म का कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी जो डिक्लेरेशन वो नहीं मिलती है। इट मीन्स कि आपके सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है सिंपल इफ़ का कि उसमें वो वन साइड शो करता है, आपको दोनों साइड्स जो है वो आपके सामने नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इफ़ एल्स होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उसको एक एल्स यानी कि अदर ऑप्शन भी उसको देते हैं जिसके अंदर वो दोनों साइड्स को शो कर सकता है। अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो इसमें देखिए कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो देखें उसकी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, और अगर वो फॉल्स है तो उसकी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। अब ये दो डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स होंगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और दोनों डिफरेंट कंडीशंस पे जो है वो अप्लाई होंगी, एक ट्रू केस में और एक फॉल्स केस में। और ऑब्वियसली ये एक वक्त में एक अप्लाई होगी या एक एग्जीक्यूट होगी, दूसरी स्किप होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट्स जो ट्रू के बाद आएंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ऑब्वियसली फॉल्स की तरफ उसने नहीं जाना तो उसकी स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और अगर सपोज फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो फॉल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और जो ट्रू की स्टेटमेंट्स हैं उसके रिस्पांस में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो स्किप हो जाएंगी। तो इसमें आपके पास दोनों साइड्स मौजूद होती हैं, लेकिन जो आपके पास रिज़ल्ट आता है वो एक ही आता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द कंडीशन। और अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट आपका इफ़ कंडीशन ही जैसा है। जैसे उसमें सबसे पहले इफ़ कीवर्ड आएगा, देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपकी कंडीशन जो आप डिफाइन करेंगे। देन आपके पास पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगा जो ब्रैकेट्स के अंदर होगा, जो कि इफ़ को डिफाइन करता है, यानी इफ़ के साथ ट्रू के साथ उसकी जो रिजल्टेंट ट्रू आती है स्टेटमेंट उसके साथ जो है वो लिंक्ड है। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास एल्स का पोर्शन है। अब एल्स जो है वो इफ़ के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन ये उसके ऑपोजिट है। मींस अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन का आंसर फॉल्स आ जाता है तो वो फर्स्ट ब्लॉक को छोड़कर एल्स में चला जाएगा, और फिर एल्स के बाद जो भी आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरह की आप स्टेटमेंट्स ईजीली इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखें तो हमने मार्क्स एंटर किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हमने मेंशन किया। उसके बाद हमने फर्स्ट जो रिस्पांस चाहिए वो हम उसे दे रहे हैं पास का, और सेकंड जो उसका रिस्पांस है हम उसका फेल का रख रहे हैं। यानी आपके पास दोनों ही चॉइसेस मौजूद हैं कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो पास डिक्लेयर हो रहा है, और अगर सपोज लेस देन 50 है तो वो फेल डिक्लेयर हो जाएगा। यानी आप इसमें दोनों ही चीज़ें, अब स्टूडेंट के लिए हर चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। हर तरह के रिजल्ट्स को सामने आप रखते हुए जो है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। हाँ जी, अब जो हमारा प्रोग्राम बनेगा उसमें हम उसी तरह से स्टूडेंट का स्टेटस चेक करेंगे, लेकिन आप इसमें दोनों ही आ जाएंगे, पास और फेल, दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने होंगी, और इजीली जो है वो स्टूडेंट को डिक्लेयर किया जाएगा पास या फिर उसको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। तो हम इसमें अब हमारे पास दोनों चीज़ें क्लियर हमें नज़र आएंगी। तो हम इसको भी आगे बना के देख लेते हैं, अपने उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए उसी में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा जो प्रोग्राम मौजूद था जिसमें हमने इफ़ कंडीशन अप्लाई की थी और हमने उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था कि वो सी आउट में मैसेज आएगा यू आर पास। अब देखें यहाँ पे हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रख रहे हैं एल्स, और उसके बाद फिर आप ब्रैकेट्स लगा दें, और उसके बाद आपके पास सी आउट स्टेटमेंट जो आप मेंशन करेंगे वो उसके ऑपोजिट होगी, दैट यू आर फेल। प्रॉपरली लिखना चाहें आप इसको तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो देखें आपका प्रोग्राम है, जस्ट आपको एल्स का पार्ट जो है वो एंटर करना है, और ऑब्वियसली वो आपका फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से
डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों की सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, उस हिसाब से आप इसे करेंगे। अच्छा, जब हमने प्रोग्राम में दोबारा चेंजेस किए हैं तो ऑब्वियसली हम दोबारा इसको सेव भी करेंगे। जब भी आप इसको चेंज करें आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा से आप इसको एक दफ़ा कंपाइल भी करेंगे। कंपाइलेशन लाजमी है, ज़रूरी है, आप उसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो गया है। सबसे पहले मैसेज आ रहा है एंटर मार्क्स, आप मार्क्स एंटर करेंगे। अब हम मार्क्स एंटर करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने मार्क्स एंटर किए हैं। ऑब्वियसली ये मार्क्स आपके 50 से अबव हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यू आर पास। अब बिल्कुल वैसा ही हमें रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और इस बार हम थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट देंगे, डिफरेंट मार्क्स दे के देखते हैं कि रिजल्ट डिफरेंट कैसे आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क्स हमने एंटर किए हैं। अब हमने ऑब्वियसली 50 से लेस देन मार्क्स एंटर किए हैं। ऑब्वियसली हमारा रिस्पांस सेकंड होना चाहिए। तो देखिए जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आपके पास मैसेज चेंज हो गया है। अब देखिए एक ही प्रोग्राम था लेकिन रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आ रहा है। और ये डिफरेंट रिजल्ट किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने डिफरेंट जो है वो मार्क्स एंटर किए हैं और आपकी वो जो इफ़ कंडीशन है वो हर दफ़ा मार्क्स को डिफरेंटली जो है वो इवेलुएट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर है जो आप इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में। इसके बाद हमारे पास है मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली आपकी इफ स्टेटमेंट्स ही हैं, लेकिन वो आपकी बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स यानी बहुत दफ़ा अगर आप रिपीट करें इफ एल्स को तो वापस मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर इसको आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन एक नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा होंगी। तो अगर सपोज आपके पास दो कंडीशन है तो ऑब्वियसली पहली कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और ऑब्वियसली फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी उसका रिजल्ट आपके पास रिस्पॉन्स ट्रू आता है तो ऑब्वियसली जो उसकी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होने के बाद आप प्रोग्राम से क्विट कर जाएंगे। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर आप सेकेंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, आप सेकेंड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से अगर सेकंड कंडीशन पे आप आते हैं उसको चेक करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी आपके दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं कि वो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो अगर वो ट्रू होगी तो देन आप तब भी अपने प्रोग्राम से क्विट कर जाएंगे और अगर सपोज वो भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर आपके पास लास्ट एक ऑप्शन होगी जिसको आप एग्जीक्यूट करके अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो फर्दर मल्टीपल टाइम्स आप कंडीशंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वन बाय वन जो भी कंडीशंस हैं वो फॉल्स होती जाएंगी तो आपके पास सेकंड देन थर्ड एंड सो ऑन आपके पास कंडीशंस को चेक करने की ऑप्शन मौजूद होगी। तो ये नॉर्मली हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली कि आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं जिनको आप इवेल्यूएट करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से आप जब प्रोग्राम में मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को तरतीब से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर हम इसका सिंटैक्स देखते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले इफ़ कंडीशन देन उसकी स्टेटमेंट्स फिर एल्स और एल्स के बाद दोबारा आप जो है वो इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन से डिफरेंट होगी। इस तरह से फिर उसकी स्टेटमेंट्स होंगी और स्टेटमेंट्स भी ऑब्वियसली फर्स्ट जो आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से डिफरेंट होंगी। उसके बाद फिर एल्स है, एल्स के बाद अभी भी अगर आपकी कंडीशन रिमेनिंग है तो आप फिर उसी तरह से इफ़ लगाएंगे, फिर आपके पास थर्ड कंडीशन आएगी और उस हिसाब से आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी। और अगर आपके पास फर्दर एग्जीक्यूशन के बाद भी अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर हम एक एल्स का ब्लॉक भी रखेंगे जिसमें जस्ट आपके पास जो है वो स्टेटमेंट्स ही होंगी। यानी आप लास्ट में जब आपकी तमाम कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन भी होनी चाहिए जो कि आपके पास एल्स ब्लॉक होगा। और इसमें देखिए आपके पास 1 2 3 आपके पास जो है इफ़ कंडीशंस हैं तो ये आपके पास एक से ज़्यादा है तो ये मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ आपके पास स्टेटमेंट्स या कंडीशंस होंगी। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अब हम जो एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे उसमें हम सिर्फ मार्क्स को पास और फेल के लिए जो है वो कैटेगराइज नहीं कर रहे बल्कि इसमें हम ग्रेड्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और आप जैसे कि जानते हैं हमारे जो ग्रेड्स होते हैं वो आपके पास डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स में होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स कि आपके पास अगर 90 प्लस मार्क्स हैं तो आपके पास ग्रेड ए होगा। इसी तरह से अगर 70 प्लस ग्रेड होगा तो बी होगा, 50 प्लस ग्रेड होगा तो आप मार्क्स होंगे तो वो सी ग्रेड होगा। और इस तरह से अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो फाइनली एफ ग्रेड या फेल कंसीडर होगा। तो इसमें देखिए आपके पास डिफरेंट चॉइसेस आ गई हैं कि अब आपने ग्रेड्स को डिफाइन करना है। तो पहले आप मार्क्स 90 ले रहे हैं, फिर 70 को कंसीडर करेंगे और फिर आप 50 को। तो ये डिफरेंट आपके पास कंडीशंस बन गई हैं जिनको आपने एग्जीक्यूट करने के बाद स्टूडेंट्स को डिफाइन करना है कि वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। हाँ जी, इसके लिए भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें अब हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स जो हैं वो जजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और हम उसके लिए उनके मार्क्स को इनपुट करवाएंगे और फिर हम स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करेंगे कि वो किस ग्रेड में अलाई करते हैं। इसको हम देखेंगे, इसको भी बना लेते हैं अभी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हम टाइप कर चुके हैं अपना प्रोग्राम और हमने देखे इसमें डिफरेंट जो है आपकी कंडीशंस एंटर की हैं। सबसे पहले हम मार्क्स एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, स्टूडेंट से। उसके बाद हम उसके फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें जिसमें हम 90 को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट हम शो करवा रहे हैं यहाँ पे सी आउट में। फिर उसी तरह से एल्स के बाद हम 70 को जो है वो कंडीशन के तौर पे ले रहे हैं जिसका रिस्पांस बी ग्रेड होगा। देन हमारे पास 50 होगा और सबसे लास्ट में हमारे पास एल्स जिसमें अगर सपोज 50 से भी लेस देन है तो हम उसको एफ जो है वो ग्रेड डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि हम इसको कंपाइल कर चुके हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अगर आप इसमें देखें तो मार्क्स वो आपको दे रहा है। सपोज़ हम 1 बाय 1 सबको ही चेक कर लेते हैं, डिफरेंट मार्क्स देखे। तो देखिए सपोज़ यहाँ पे हमने 90 प्लस मार्क्स एंटर किए हैं तो देखिए आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, यू गॉट ग्रेड ए। इसी तरह से अब दोबारा देखें आप, सपोज़ अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड ऑप्शन के लिए दे रहे तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिक 70 प्लस है तो उसने बी ग्रेड आपको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने दिए 50 प्लस तो आपके पास जो है वो सी जो है उसका रिस्पांस आ गया, यू गॉट सी ग्रेड आपके पास आ चुका है। और लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। सपोज़ हमने लेस देन जो है वो 50 मार्क्स एंटर किए तो देखिए उसके पास मैसेज जो है वो डिफरेंट हो गया। अब आपके पास एक ही प्रोग्राम है लेकिन 4 डिफरेंट आपके पास जो है वो रिस्पांस या आउटपुट रिजल्ट्स स्क्रीन पर नज़र आए। तो ये आपके पास मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ, जिसमें देखें तो नेस्टेड इफ एल्स मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी कंडीशन है तो आप कंडीशन को चेक करने के बाद फ़ौरन से रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाते बल्कि उसके अंदर मज़ीद आपके पास कंडीशन स्टेप बाय स्टेप आप कंडीशंस को एवेल्यूएट करते हैं। तो आपके पास जो है वो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो है वो सिचुएशन बन जाती है। अगर आप इसकी फ्लो चार्ट को देखें तो कंडीशन है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो देन आपके पास दोबारा एक और कंडीशन जो है वो वेटिंग में है और उसको आपने वैल्यूट करना है। अगर वो ट्रू होगी तो देन आप इस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। मींस इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 2 कंडीशन स्टेप बाय स्टेप जो है वो इवैल्यूएट करनी है, ट्रू होनी चाहिए। और अगर सपोज आपके पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स के केस में आपके पास सेकंड टाइप की स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी। इस तरह से अगर आपकी कंडीशन जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में ही फॉल्स हो जाती है तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम बल्कि वहीं से ही आउट या क्विट कर जाएंगे या हम लास्ट स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाएंगे। इसको अगर हम सिंटैक्स में देखें तो आपके पास इफ़ कंडीशन देन वो जो उसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर जहां हम स्टेटमेंट्स या आउटपुट रिजल्ट्स दे देते हैं वहीं पे हम दोबारा कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी एक कंडीशन का ब्लॉक आप इसमें इफ़ के साथ यानी इफ़ और एल्स जो फुल उसका ब्लॉक है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस इफ़ का आप चाहें तो इसका एल्स ब्लॉक भी इसके बाद बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन इसका ये जो फर्दर सेकंड ब्लॉक ऑफ कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, स्किप हो जाएगा और वो एल्स में चला जाएगा। अगर हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो एग्जांपल अगर आप देखें तो आप इस एग्जांपल हम इसको भी बना के भी देखेंगे कि आपके पास अगर 3 नंबर्स हों और आपने उनको कंपैरिजन करना है कि वो उनमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है या मैक्सिमम है वैल्यूज़ की। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली सेकेंड नंबर से ग्रेटर देन है या बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर उसको हम थर्ड नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यानी ये फर्स्ट कंडीशन के बाद ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन तभी आएगी अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू होगी और अगर सेकंड भी ट्रू हो जाती तो ऑब्वियसली नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह से अगर सपोज वो नहीं होता तो एल्स में आपके पास ऑब्वियसली थर्ड नंबर ही मैक्सिमम इसमें आउटपुट में आएगा। और अगर सपोज स्टार्ट में आपका नंबर जो फर्स्ट है वो सेकेंड से ग्रेटर नहीं है या उससे जो है वो बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसके एल्स पार्ट में जाएंगे जिससे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली सेकंड नंबर बड़ा था तो अब सेकंड नंबर को हम थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर वो थर्ड से वाकई बड़ा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शंस के हिसाब से वो बिल्कुल ट्रू है तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि सेकंड नंबर मैक्सिमम है, अदरवाइज़ हम थर्ड को डिक्लेयर करेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर है। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपकी कोडिंग, आपको ब्रैकेट्स का और आपकी इफ़ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको फर्स्ट कहाँ लगानी है और सेकेंड उसके अंदर किस तरह से आपने एडजस्ट करनी है। लेकिन जहाँ आपके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। हाँ जी, जैसे कि हमने कहा कि हम सैम्पल प्रोग्राम बना के देखेंगे तो हम इसमें 3 नंबर्स इनपुट करवाएंगे, तीनों को हमने कंपेयर करना है और ऑब्वियसली उस हिसाब से हमारा जो रिज़ल्ट है या आउटपुट हमें स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो हम इसको बना लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें 3 नंबर्स को कंपैरिजन करना है। तो देखिए हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं और क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो हम इंटीजर डाटा टाइप इसकी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चाहें तो यूज़र से एंटर करवा सकते हैं तो हम यूज़र से ही एंटर करवा लेते हैं कि एंटर द 3 नंबर्स। आप जैसे मर्जी चाहे अपनी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं इसके अंदर।
उसके बाद जैसे ही वो एंटर करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास 1 बाय 1 3 नंबर्स इजीली एंटर हो जाएंगे। आप तीनों को एक साथ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एक ही सीएन में, और बारी बारी आप इसमें एंटर करवा सकते हैं वैल्यूज़। उसके बाद जैसे ही वैल्यूज़ आपकी एंटर हो जाए तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट को सेकेंड के साथ कंपेयर करेंगे सबसे पहले, और अगर सपोज ऑब्वियसली कंपैरिजन ठीक हो जाता है तो फिर आप इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ। फर्स्ट को आप थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर सपोज आपका फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड के साथ भी प्रॉपरली कंपेयर हो जाता है तो फिर आप डिक्लेयर कर देंगे इसको मैसेज में या सी आउट में, जैसे आप देना चाहें। तो आप इसे कह देंगे द फर्स्ट नंबर, और वो नंबर भी आप शो करवा देंगे, ए में है आपके पास, और उसको हम दे देंगे इज़ मैक्सिमम, शॉर्टकट हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि अगर सपोज वो ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो ए ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं है तो इसी का हम एल्स पार्ट इसमें मेंशन कर देंगे, जिसके अंदर हमने क्या देना है इसमें सी आउट, और सेम उसी तरह से हम इसमें दे देंगे हमारे पास ऑब्वियसली अगर फर्स्ट बड़ा नहीं है सेकंड से, फर्स्ट बड़ा है सेकंड से लेकिन फर्स्ट थर्ड से बड़ा नहीं, इट मीन्स कि थर्ड सबसे बड़ा होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि आपका जो थर्ड नंबर है, और उसको भी हम देख लेंगे कि वो नंबर आपके पास क्या है। ऑब्वियसली वो आपके पास जो है वो सी है, और उसको भी हम इसमें दे देंगे इज़ मैक्स। जी, तो ये आपके पास इसका ब्लॉक कंप्लीट हो गया, जो आपके पास इनर जो आपके पास जो इफ़ कंडीशन थी। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, एल्स ब्लॉक हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और उस तरह से इफ़ हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ, और ऑब्वियसली इसमें भी आप उसी तरह से देंगे सी आउट में कि अगर वाकई वो बड़ा है तो हम दे देंगे द सेकेंड नंबर हमारे पास आ जाएगा, और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बी है, इज़ मैक्सिमम। अदरवाइज़ हम इसका एल्स पार्ट क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये कि हमारे जो मैक्सिमम जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो बेसिकली आपकी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए होती है। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसको भी हम डिस्प्ले करवाएंगे कि नंबर हमारा वो कौन सा है, सी है ऑब्वियसली हमारे पास मैक्स, और ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। अगर आप इसमें देखें तो सी आउट में हमने दो जो है वो डिफरेंट जो है इसके ग्रुप्स बनाए हैं स्टेटमेंट्स के, डिफरेंट इसको डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, क्योंकि ये भी मैसेज है तो देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इस तरह से ये भी आपका मैसेज है, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, जबकि जो आपका वेरिएबल होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आता, इसलिए हम उसको अलग से इसमें एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने से पहले इसको सेव कर लेते हैं हम, और इसको कोई भी नाम रख लें आप, कंपेयरिंग वैल्यूज़ हम इसको नाम दे देते हैं जी। उसके बाद इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल अगर आप करेंगे देखिए आपके पास कंपाइल हो चुका है। अब इसको आप ऑब्वियसली रन करेंगे उसी हिसाब से जी। आपको 3 वैल्यूज़ एंटर करनी है, ऑब्वियसली आप 3 वैल्यूज़ एंटर करेंगे, तो हम 1 बाय 1 एंटर कर लेते हैं। तीनों वैल्यूज़ हमने एंटर की। ऑब्वियसली थर्ड वैल्यू आपकी बड़ी थी, देखिए ऑटोमेटिक उसने थर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया कि वो आपकी मैक्सिमम है। तो डिफरेंट स्टाइल्स में आप इसमें वैल्यू एंटर करके इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमने एक चीज़ डिफरेंट की है वो ये कि हमने एक ही CN स्टेटमेंट में तीनों वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स को आप इस तरह से लिख के भी इनपुट वैल्यू करवा सकते हैं। उसमें बस आपको ये करना होगा कि आप फर्स्ट वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे, फिर थर्ड वैल्यू भी एंटर करके आप टाइप कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी तीनों वैल्यूज़ बारी बारी तीनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी और इस तरह से आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। होपफुली आज के टॉपिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और कोशिश आपने करनी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है, इनको आपने ट्राई करना है लाजमी और कोशिश करनी है इसको आपने कंप्लीट करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।